दिखाओ। नहीं है, इसी के नहीं है, बाकी सब के हैं। चले 34 के हैं। इसके एग्जामिनर कमेंट्स अगर आप डाउनलोड भी करके पढ़ेंगे ना, तो ये वाला पॉइंट वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड पॉइंट था जो इसने यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब ये पॉइंट इसको ज़रा समझिएगा, ये वाला पॉइंट भी पास्ट पेपर में एग्जामिनर भाई साहब पूछ चुके हुए हैं, और ये ऑटम की अटैम्प्ट का सवाल है जो आपके सामने है, और इस अटैम्प्ट में ये सवाल आया था और ये पॉइंट नहीं अटैम्प्ट कर पाए थे। वो क्या कहते हैं, कहता है जी अगर कोई भी आपने लीज के ऊपर एसेट लिया है और आप उसके लीज रेंटल पे कर रहे हैं, तो मैक्सिमम आपको लीज रेंटल कितना अलाउ होगा, 2.5 मिलियन तक ही अलाउ होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल दैट इज़ नॉट अप्लाइंग फॉर हायर। इस पॉइंट को नोट्स के ऊपर लिखा हुआ है नहीं, तो सर से उतारिए चीज़ें। इस पॉइंट को ना नोट्स के ऊपर लिख के इसको हाईलाइट कर लो, अगले पेज पे लिख लो पूरे पॉइंट को, इस पॉइंट को हाईलाइट कर लो। हम इस पॉइंट को डेप्रिसिएशन के साथ जाके दोबारा पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि ये कैसे है और किस तरह उसकी बात कर रहा है। इस पॉइंट को लिख के इसको हाईलाइट कर लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट्स के ऊपर लिखे तस्वीरें खींचेंगे, भूल जाएंगे बाद में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे, बट एज ऑफ नाउ इसको याद रखिएगा कि अगर हमने कोई व्हीकल ली है जो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, उसका लीज रेंटल पे करेंगे, कितना हम क्लेम कर सकते हैं, बस 2.5 मिलियन तक क्लेम कर सकते हैं, उसके ऊपर का हमें अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा अगर हमने कोई SPV बनाई है, SPV कहते हैं स्पेशल पर्पज़ व्हीकल को, वो क्या होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है वो सेल्स कर रही है ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर, डेटर्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, अब इन्होंने रिकवरी भी करनी होती है, तो ये क्या करेंगे, ये एक नई कंपनी बनाएंगे या एक नई कंपनी से रब्ता करेंगे या एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, अपने तमाम जो डेटर्स हैं ना जिनसे पैसा कलेक्ट करना है, ये उसको दे देंगे कि यार ये कंपनी है, तुम्हारा बस काम क्या है कि तुमने मुझे पैसे कलेक्ट करके देने हैं इनसे। इस तरह की कंपनीज होती भी हैं बदमाश टाइप। या आप भी क्या करते हैं, आप एक नई कंपनी बना के अपने तमाम डेटर्स जो हैं वो उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर आप उनको पेमेंट करते हैं कि हम आपको ये इंटरेस्ट कॉस्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट या ये ख़र्चे वगैरह पे करेंगे, आपने हमें क्या करनी है, डेटर्स की रिकवरी करवा के देनी है। तो ये जो रिकवरी वगैरह कर रहे होंगे, ये भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ बिज़नेस एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास मुशारका सर्टिफिकेट है, नोट्स में इतनी मिस प्रिंटिंग है ना, बच्चे मेरा सर फाड़ रहे हैं। अच्छा, आपके पास कोई मुशारका स्कीम है, अगर आप उस पर कोई प्रॉफिट वगैरह पे कर रहे हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। ये पेपर में याद करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। लीज़ रेंटल्स, प्रॉफिट ऑन डेट, ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है।
उसके अलावा अगर आपने कोई फ़ंड बोरो किए हैं उसके ऊपर आप इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं वो भी लेस कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर पेमेंट कर रहे हैं तो वो भी क्या होगी, आप क्लेम कर सकते हैं। ये ठीक है। प्रॉफिट एंड डेट का ट्रीटमेंट क्या होगा, लेस हो सकता है। प्रॉफिट एंड डेट जो पे करेंगे हम क्या कर लेंगे, लेस करवा लेंगे। अब ज़रा हम कहानी समझते हैं लीज़ की। लीज़ को ज़रा हमने समझना है क्या है और क्या नहीं है। इसमें चंद एक बातें जो है आपने अगर वो याद कर लें तो फर्दर डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए लीज़ जो है ना, लीज़ का मतलब क्या है कि आपने सामान जो है वो किस्तों पे लिया हुआ है, आप उसकी पेमेंट्स कर रहे हैं, कुछ अरसे के बाद यहाँ तो आपका सामान मिल जाएगा। आप FA2 में जाकर लीज़ को पूरा पढ़ेंगे, जब आप लीज़ पढ़ रहे होंगे चलेगा पता लीज़ होता कि आपको अच्छा खासा। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास दो तरह की लीज़ होती हैं, एक होती है हमारे पास फाइनेंशियल लीज़, दूसरी होती है हमारे पास ऑपरेटिंग लीज़। ऑपरेटिंग लीज़ का मतलब है जैसे आप किराए पे सामान लेके आए हैं, सामान लेके आए हैं, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करना बंद करेंगे, क्या हो जाएगा, सामान उनको वापस हो जाएगा। फाइनेंशियल लीज़ क्या होती है, आपने एसेट लिया, आप उसका हर साल अमाउंट पे कर रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद जब सारा आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा कहेगा हाँ भाई इस अमाउंट के ऊपर ये एसेट ख़रीदने, आप पेमेंट करेंगे, एसेट जो है वो आपका हो जाएगा। मतलब इसमें जब टेन्योर एंड हो जाता है तो एसेट क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा। ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी फाइनेंशियल लीज़ कहला रहा होती है। ठीक है। रेंट ए कार यार, रेंट पे गाड़ी लेके आ तो गाड़ी आपकी हो जाती है वही। क्या कहे, अगर वो पहाड़ों में स्मगल करेगा। अच्छा, लीज़ के पर्सपेक्टिव से ना हमने देखना है कि हमारे पास दो पर्सन होंगे, एक लेसर होगा और दूसरा कौन होगा, लेसी होगा। मैं अगर थोड़ा सा इसको और आगे लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके चलते। लीज़ भी नहीं लिखा हुआ इसने। चले ये जो बना हुआ ना टेबल, इसको ज़रा नोट कर ले, फिर हम समझाते हैं इसको। अब क्या कह सकते हैं, भाईजान आपकी क्या बात। इस तस्वीर को ड्रॉ कर लें, ये टेबल ज़रा बना लें, फिर हम बात करते हैं। यार ब्रार ग्रीन टी पड़ी हुई है, ग्रीन टी मुदस्सर इधर ही होगा, उसको कहना ज़रा। गले में शदीद दर्द फिर शुरू हो गई, गले में दर्द हो रही है यार। नहीं कब तक माइक का इस्तेमाल करेंगे। और अब तुम्हारा नंबर बन जा रहा है तो मैं पूरे कॉलेज में ढूंढ के आया हूँ, तुम्हारा नंबर नहीं मिलता। जब भी कॉल करो तुम्हारे नंबर के ऊपर, हाँ मुझे बच्चों ने भी कैसे हम कॉल करते हैं, नंबर नहीं मिल रहा होता, नहीं मिलता, मसरूफ़ है, ये आता है ना। मुझे भी ये है। अभी किससे बातें कर रहा था, मैंने किसे कर लिया, तुझे ब्लॉक किया, उसने तुझे ब्लॉक किया, वजह से बातें करनी है। ये रिकॉर्ड तो नहीं हुआ, चलो ये वीडियो आज ही अपलोड हो जाएंगी। ये वाली वीडियो मुझे भी भेज दीजिएगा,
कौन कर रहा है वहाँ पे, कौन बैठा हुआ है लड़का, उसको करनी आती है एडिट? ठीक है ठीक, फास्ट ट्रैक की हो गई। ओहो, बिजनेस खत्म होना था अगर नोट सही होते हैं हमारे तो। मैं जो पॉइंट कर सकता तो है नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? मैं जो सा पॉइंट कर इसमें लिखा नहीं हुआ। अब बताओ मैं क्या करूं? इससे कोई बता दे जो पॉइंट मिसिंग इसने कर दी है ना, ताकि ये अपडेट कर ले। उसको कोई बचा ना बता दे कल परसों तक ना, कि जो से पॉइंट मिसिंग है वो सारे के सारे बीच में ऐड कर लेगा। ये इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। ये तो नहीं ले रहा, इससे अच्छे वाला है। तो और बीच में है क्या था? बात तो कितने बजे गए हो तुम यहाँ से? कल 7:30 बजे आऊँगा। ठीक है, कार के क्या था? ठीक है, मैंने कुछ कहा है? एक दिन 7:30 चला गया तो एहसान कर रहे हैं। जो रोज़ 5 बजे भागता है वो मैंने तो कभी कुछ कहा है? 12 बजे आता है, 5 बजे भाग देता है। नहीं, वो लाइक हो गया था सा, एक सवाल था बस, उसमें ही वो थोड़ा सा भी कर लिया था। वो तो वो सॉल्व पड़ा हुआ था मेरे पास, वही आपको भेज दूंगा आज शाम को ना, कंफर्म। मंडे को टेस्ट है इनका, चैप्टर नंबर 2 का, वो बताना है पोस्ट बैच का इनका। मंडे को 2 टेस्ट लेने हैं। एक मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया सेल्स टैक्स का, वो फॉरवर्ड कर दिया आपको। उसकी कम कॉपियाँ करवानी है आपने, 10-20 कॉपियाँ करवानी है। और चैप्टर 2 का टेस्ट है ना, उसकी आपने कोई 25 कॉपियाँ करवानी है। उसका सिंपल सा 5 पेपर उठा के मैं बना दूँगा विद सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन नहीं बनाता, बच्चे बाद में मुझे पकड़ते हैं। सोल्यूशन साथ जब किसी को कॉपी मार्क करके दे रहे हो ना, उसके टेस्ट के साथ सोल्यूशन को स्टेपल कर दो, ताकि वो सारी नहीं खाएगा हमारा आके सारी मेरे मार्क्स क्यों कटे हैं। PDF में सेंड हो जाते हैं। अब PDF में तुमने ग्रुप में सेंड किया हुआ स्केड्यूल, वो बंदा क्या कह रहा था? नहीं वो एहतशाम नहीं, वो कोर्स मांग रहा था, कोर्स भी शेयर था, कोर्स का मांग रहा था। तो ये हिसाब है ना, ये ग्रुप तो पढ़ते ही नहीं है। नहीं, ग्रुप से सब चीज़ें पढ़ते हैं और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी देखना होता कि आखिरी महीने में 200 मैसेज तो बहुत कम है। ये लो अभी 350 मैसेज पड़ा हुआ है, ये रीडेबल है। क्या मैंने देखो, मैं गायब कहाँ पे होता, नंबर शंबर बंद सारे। ये नोट कर लिया। अब लीज की जो पूरी कहानी है ना, पूरी कहानी वो ये टेबल है जिस पे आपने समझना है। लेसर और लेसर की कहानी जो है हमने टेक्स्ट पर्सपेक्टिव से समझनी है। हमारे पास जो पेपर में चीज़ आएगी ना, वो लेसी के पर्सपेक्टिव से आ रही होगी। लेसी कौन होता है, क्यों भी बरार? लेसी कौन होता है? जो लीज के ऊपर सामान लेके आता है। शुक्र है इसको, या अल्लाह कुछ तो आता है। नज़र आ रहा है मुझे? ये कौन है जिसने लीज के ऊपर एसेट्स लिए होंगे? हमारे पेपर में, हमारे लेवल के ऊपर अभी तक पास पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो किसके मुतालिक हैं? लेसी के मुतालिक आ रहे होते हैं। बिकॉज इसने क्या किया हुआ है, इसने इन एसेट्स को लीज के ऊपर लिया हुआ है। आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, आप जाते हैं, आप एसेट को लीज के ऊपर लेके आते हैं, आप लेसी हैं। अब उसका ट्रीटमेंट हमने क्या करना है वो देखना है। पहली बात करेंगे कि अकाउंटेंट भाई साहब ने क्या ट्रीटमेंट किया होगा। बिकॉज लीज के ऊपर एसेट लिया है ना, एज़ पर द स्टैंडर्ड अकाउंटेंट भाई साहब ने भी कोई ट्रीटमेंट किए होंगे, टैक्स वाले उसको नहीं मानते। अब अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हुए उसने इस लीज एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करवाई होगी, लेस करवाई होगी। उसने क्या किया होगा, लीज्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो क्या करवाई होगी, लेस करवाई होगी। ऐड बैक कर देंगे।
इसको लिख लो, लीज्ड एसेट डेप्रिसिएशन डिसअलाउड ऑलवेज। जो भी आपके पास लीज्ड एसेट है उसके ऊपर अगर हम डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो हमारी हमेशा डिसअलाउ हो जाती है। हम क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। अब देखिए अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है, सारे नीचे देख रहे हैं, मैं इधर कर रहा हूँ, नीचे देख रहे हैं। फिर लोग बुलंगो बांग दावे करते हैं कि बस इस दफ़ा टैक्स में ऐसी आग लग रही है ना कि क़यामत आ जानी है, तो छुट्टियाँ ख़त्म ही नहीं होती। अकाउंटेंट ने क्या किया हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, उसने ये टैक्स लीज एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो क्या की हुई है, लेस की हुई है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अकाउंटिंग प्रॉफिट में इस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, बिकॉज़ ये जो है हमें अलाउ नहीं होती, हमें ये अलाउ नहीं है। फिर अकाउंटेंट ने दूसरा काम किया होगा, जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, जो फाइनेंशियल कॉस्ट होगी, जो भी इस तरह के एक्सपेंसेस वगैरह होंगे, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो उसने क्या की होगी, लेस करवाई होगी। हम वो भी क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ब्रैकेट लगी है बाय मिस्टेक, इसको आपने तो नहीं ब्रैकेट किया, वुमेंस, इसको पूछ तो दो मेरे से, तो फिर काट क्यों रहे, वो देखो। तो ये क्या करेंगे, ये इसने यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस किया हुआ है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, लीज्ड एसेट की डेप्रिसिएशन, लीज्ड एसेट की इंटरेस्ट एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, ऐड बैक होता है, डिसअलाउ है। क्लियर। उसने पूरी कहानी बतानी है कि जी आपने एसेट लीज के ऊपर लिया हुआ था, इसका इतना फाइनेंशियल कॉस्ट पे कर रहे हैं, इतनी प्रिंसिपल रिपेमेंट हो रही है, ये इसकी डेप्रिसिएशन है, ये इसके फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये सारा कुछ क्या करना है, हमने ऐड बैक कर देना है। प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। ठीक है। लेस हमने क्या करवाना है, जो लीज रेंटल्स पे कर रहे होंगे ना, सिर्फ वो क्या करेंगे, हम लेस करवा रहे होंगे, हमें बता देगा कि इन लीज एसेट्स की इतनी डेप्रिसिएशन है, ये इंटरेस्ट कॉस्ट थी, ये फाइनेंस को सब कुछ गिवन किया होगा, इतना हम रेंट पे कर रहे हैं, लीज रेंटल। रिमेंबर जो लीज रेंटल है वो लेस होगा, बाकी सब कुछ क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। आपको उसने पूरी कहानी गिवन करनी है, आपने उस कहानी के फोकस नहीं करना, 3 बातें याद रखनी है। क्या, लेस सिर्फ एक ही चीज़ होनी है और वो क्या है, लीज रेंटल। लेस सिर्फ क्या होगी, लीज रेंटल। इसके अलावा लीज एसेट का कुछ भी है वो आपने क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। इज दैट क्लियर। एक पॉइंट याद रख लो कि लीज एसेट्स का सिर्फ और सिर्फ जो लीज रेंटल है वो क्या होगा, हमेशा लेस हो रहा होगा। इज दैट क्लियर। अगर आपको ये याद है ना कि अगर एसेट लीज पे लिया हुआ है उसका सिर्फ हम लीज रेंटल ही क्लेम कर सकते हैं, वही लेस करेंगे, तो ठीक है ये लेस करवा दो। बाकी उससे एसोसिएटेड जितना भी उसने एक्सपेंस आउट किया, डेप्रिसिएशन का, इंटरेस्ट कॉस्ट का, फाइनेंस कॉस्ट का, वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। और बच्चों को ये वाली एडजस्टमेंट पास पेपर में सबसे मुश्किल लगती है, उनको ये समझ ही नहीं आती कि लीज एसेट को क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों भी अबरार, वो पागल हो जाते हैं। आपकी किताबों में लिखा ही नहीं हुआ, बुक है आपके पास, देखिए बुक्स में खोल कर देखना क्या लिखा हुआ, समझ आ जाएगी आपको। आप पढ़ के देखें, कख भी पल्ले नहीं पढ़ना कि उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं बताया हुआ। तो इसको याद कर लेना, इसको देख लेना क्या ट्रीटमेंट होगा कि लीज रेंटल हमेशा लेस होंगे, बाकी जो हैं एक्सपेंसेस रिलेटेड वो क्या हो जाएंगे, ऐड बैक हो जाएंगे। इज दैट क्लियर, सबको क्लियर है। पास्ट पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ आज तक लेसी की ही वर्किंग आई हुई है, उस बंदे की जो लीज पे एसेट लेके आया है। हमें पता है जिसने एसेट लीज पे लिया है, लीज रेंटल को टैक्स वाले अलाउ करवा देंगे, डेप्रिसिएशन को, इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या करवा देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। गॉट इट। ये वाला जो लेसर जिसने एसेट लीज पे दिए हैं, ये अभी तक पेपर में टेस्टेड ही नहीं है। किस्मत कदर नसीब। लेसर का पर्सपेक्टिव किताब में डिस्कस ही नहीं है। पढ़ लिया, रीड कर लिया, पढ़ ली, तसल्ली कर लें, तसल्ली कर लें, तसल्ली कर लें। लेसर का पर्सपेक्टिव जो है वो डिस्कस ही नहीं है। लेसर कौन है,
वो बंदा जिसने एसेट लीज पे दिया है। अब इसने एसेट लीज पे दी है, इससे क्या मिल रहा है, इसको इंटरेस्ट कॉस्ट मिल रही है, इसको जो है वो फाइनेंस कॉस्ट जो है वो मिल रही है। ऐसे ही है। अब देखो ना, आप एक एसेट को किस्तों पे दे रहे हो, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हो। अब जिसने एसेट लीज के ऊपर दिया है उसने क्या किया होगा, इस इंटरेस्ट इनकम को अकाउंटिंग के प्रॉफिट में क्या किया होगा, ऐड किया होगा। ऐसा है कि नहीं? जो भी इंटरेस्ट मिल रहा होगा इसको समझ ले, पास पेपर में इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दूर दूर तक कोई सवाल इसका कुछ भी नहीं है। समझ लें इसको कि जब इसको एसेट लीज पे दिया, ये इंटरेस्ट इनकम देखें, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहा है, इसके लिए क्या बन रही है, इनकम बन रही है। ये अकाउंटेंट यहाँ पे एक्सपेंस को लेस करता है, ये बंदा क्या करता है, अपनी इनकम को ऐड करता है। अब ये करके बैठे हुए हैं, टैक्स वाले आ गए हैं, एडजस्टमेंट करवाने लगे हैं, कहेंगे अकाउंटिंग प्रॉफिट लेके आओ, लेके आ गए। सबसे पहले क्या क्या काम करेंगे कि आपने इस इंटरेस्ट को इनकम बनाया हुआ है ना, ये क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। आपने क्या किया हुआ है, इनकम बनाया हुआ है, ये क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। ये क्लियर है? सबको क्लियर है? समझ आ गई? फिर ये बंदा लीज रेंटल्स इसे पे कर रहा है, ये बंदा लेसी जो है वो इसे क्या कर रहा है, लीज रेंटल पे कर रहा है। जो इसने लीज रेंटल रिसीव किए हैं वो क्या हो जाएंगे, इसकी इनकम में ऐड हो जाएंगे। ये बहुत बात क्लियर है कि इसको जो इंटरेस्ट इनकम मिली है वो लेस करवा दी जाएगी, जो इसने लीज रेंटल रिसीव किया है वो क्या कर दिया जाएगा, इसकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। ये दो बातें क्लियर है? अब जो बंदा लेसर है जिसने एसेट लीज पे दिया है, हकीकत में इस एसेट का मालिक अब भी यही है। बिकॉज एक है लीज का टेन्योर, जब 5 साल का लिया कॉन्ट्रैक्ट लीज के ऊपर आपने, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, लीज टर्मिनेट हो जाएगी, फिर आप लेसे को क्या कहेंगे, हमें रिमेनिंग अमाउंट पे करो, आपका जो एसेट है वो हो जाएगा। ठीक है? अभी तो यही इस्तेमाल कर रहा है, एसेट इसी का ही है, तो ये बंदा क्या कर रहा होगा, इन एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन होगी एज पर टैक्स लॉस और जो इनिशियल अलाउंस होगा वो भी क्या करवा रहा होगा, लेस करवा रहा होगा। ठीक है? इसको फिर रिपीट करते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मैं रुक जाऊंगा। अगर कोई मसला हुआ मैं फिर एक्सप्लेन करने को तैयार हूँ, बट मेक श्योर ये पॉइंट पेपर में नहीं गिवन। और आपको पता है कि जब हमारी अटैम्प्ट होती है, हम में से कुछ ऐसे चीते लोग होते हैं जो नसीब इनके ऐसे होते हैं कि जो चीज़ कभी भी नहीं आई वो उनकी अटैम्प्ट में क्या हो जाती है, टेस्ट हो जाती है। तो मोस्ट कॉमनली पास पेपर्स में आपको किसकी एडजस्टमेंट मिलेगी, लेसी की एडजस्टमेंट मिल रही होगी उस बंदे की जिसने एसेट लीज के ऊपर लिया हुआ है। अब जिसने एसेट लीज के ऊपर लिया हुआ है, अकाउंटेंट ने क्या काम किया होगा बताओ जरा। अकाउंटेंट ने जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करवाई होगी और जो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे कर रहा है वो लेस करवाया होगा। हम क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे, इस इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। इज दैट क्लियर? और हम लेस क्या करवाएंगे, जो लीज रेंटल पे कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही हम क्या करेंगे, लेस करवा रहे होंगे। तो साथ बोले हम क्या लेस करवाएंगे, लीज रेंटल्स जो हैं वो हम क्या करवाएंगे, एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्लेम करवा रहे होंगे। जो लीज रेंटल हैं वही क्या करेंगे, एज अ एक्सपेंस के तौर के ऊपर हमारे क्लेम हो रहे होंगे। बाकी जो कुछ भी है वो हम क्या कर देंगे, ऐड बैक करवा देंगे। आपको पास पेपर पर्सपेक्टिव में सिर्फ क्या मिलेगी, लेसी के सवाल मिल रहे होंगे। तब उसके बाद जो अगली बात में नहीं करनी थी, एक्विजिशन की बात करनी थी, पहले ये तो कर लें। यार माइक चाहिए होगा, मेरा गला नहीं काम कर रहा, बिल्कुल ख़त्म हो गया। ले आ तो जल्दी से। साढ़े 4 बजे चल रहे हैं, 8:30 तक रात, उधर भी क्लास है अभी। सिंगर इसलिए ना अपने गले का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो बहुत कम बोलते हैं सिंगर्स जो होते हैं। गला बहुत बड़ी नेमत है। बाथरूम सिंगर है, मुझे पता है, इसकी हॉबी है रिक्रिएशनल। वो याद है ना आप पूछ रहे थे कि टैक्सेबल एक्टिविटी, सेल टैक्स में जाके हम पढ़ेंगे कि टैक्सेबल एक्टिविटी की एक्सेप्शंस क्या होती हैं। उसमें आता है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती।
मतलब क्या है, देखिए आतिफ असलम जो है वो गाने गाता है, उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी क्या है। देखिए हमारा ब्रार भाई बाथरूम सिंगर है, इसकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। ये जो गाने गाएगा इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होगा, तो ये जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है ब्रार भाई, और ये ठीक कर ले, किसी से लिखवा ले, उस सबने नोट किए हो। कोई एक बंदा पकड़ ले, उसको पकड़ ले। उसको चेक किया जवाब, उसका जवाब चेक किया या आगे अभी और पढ़ना है, इसने कोई और गलतियाँ की होंगी, हम कंप्लीट कर लें फिर दे देंगे। मतलब चेक कर रहे हो यार ब्रार, तो उसको पता है ना, मुझे ही पता है सही कह रहा है बंदा। यार इसका तो मसला था, पहले मसला था जो आप पीडीएफ देते हैं उसकी सिंपल पीडीएफ कॉपी करवा देंगे, फिर तो मसला नहीं होगा। जब आप पढ़ाते हैं इसे कुछ नहीं कहना यार, आपने अच्छा बच्चा है, इसको सिर्फ मैं कहूँगा, ये शहबाज गिल को भूल जाएगा। ज़िंदगी में बस इतना हाई रहना मैंने, मैं इसको पूरे कॉलेज में ढूंढ के नंबर 1 जा रहा है। पहले यहाँ पे खड़े कॉल की है, कॉल एंड हो गई है। मैंने फिर कॉल किया, आपका नंबर क्या कहते हैं अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इनवैलिड नंबर आ रहा है। मैंने फिर कॉल किया, आपका नंबर मसरूफ़ है। इसको फिर मैंने मैसेज किया, मैसेज सिंगल टिक आया। मैंने कहा यार ये बंदा कहाँ पे सोया हुआ है।